नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को तोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में खालिस्तान पर जनमत संग्रह का विरोध किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुवाहाटी में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं। रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त दोहरी भूमिका वाली सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान मानसून सत्र में आज पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने दिल्ली में मस्जिद और मदरसा का दौरा किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से बिहार के 2 दिन के दौरे पर। और T20 क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मैच कल नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। सरकारी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी में 100 से अधिक पीएफआई नेताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में छापेमारी की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई के परिसरों की तलाशी ली। सुरक्षा बलों ने आज असम के विभिन्न भागों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 10 नेताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं पर समूचे राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए नेता बारपेटा, ग्वालपाड़ा और बदरपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तोक्यो जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्री मोदी इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। एक सवाल के जवाब में श्री बागची ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो थाईलैंड में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सावधानी बरतें। उन्होंने बताया कि सरकार को ये पता चला है कि आईटी कंपनियां थाईलैंड में रोजगार के बहाने भारतीय कार्मिकों को भर्ती करती हैं और उन्हें अवैध रूप से म्यांमार भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड और म्यांमार स्थित भारतीय दूतावासों ने इस बारे में परामर्श जारी किए हैं और दोनों ही देशों के साथ इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। कनाडा में खालिस्तान पर जनमत संग्रह को हास्यास्पद बताते हुए प्रवक्ता ने कहा कि वहां कुछ उग्रवादी और विघटनकारी तत्व इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनयिक माध्यमों से कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया गया है। Basically, we would term it as a farcical exercise. A farcical exercise was held by the extremists and radical elements supporting the so-called Khalistan referendum in Canada and elsewhere, I think. The matter has been taken up with the Canadian authorities through diplomatic channels. The government of Canada has reiterated that they respect the sovereignty and territorial integrity of India and that they will not recognize the so-called referendum which is taking place in Canada. However, we find it deeply objectionable that politically motivated exercises by extremist elements are allowed to take place in a friendly country. You are all aware of the history of violence in this regard, and the government of India will continue to press the government of Canada on this matter. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संवाद और चर्चा सुशासन की आत्मा है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वतंत्र विचारों की आवश्यकता है। आज गुवाहाटी में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मौजूदा हालात में दूसरे के विचारों के प्रति असहिष्णु होना आम बात हो गई है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता नहीं हो सकता और इसकी जिम्मेदारी प्रबुद्ध समाज पर है कि वे शोषित लोगों के विचारों का संरक्षण करे। श्री धनखड़ ने कहा कि लोक मंथन कार्यक्रम जैसी गतिविधियां देश की संस्कृति और मूल्यों की प्रतीक हैं। इस वर्ष के लोक मंथन कार्यक्रम का विषय है लोक परंपरा। कार्यक्रम का समापन शनिवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ में जारी निर्माण कार्य की प्रगति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों ही स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम के आसपास की जगहों का विकास एक अनुकरणीय मॉडल की तरह होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माणा गांव और उसके आसपास ग्रामीण पर्यटन के लिए विकास किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बद्रीनाथ केदारनाथ में काम तेजी से चल रहा है और इसके दिसंबर 2023 तक पूरा होने का लक्ष्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से हिमाचल के 3 दिन के दौरे पर है। आयोग के सदस्यों ने सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर का दौरा किया और वहां मतदान केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर मतदाताओं का अभिवादन किया और उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। दल ने पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं से भी भेंट की और उन्हें एक किट प्रदान की जिसमें मतदाता पहचान पत्र, पॉकेट गाइड और मतदाता शपथ पत्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान मानसून सत्र में आज इतिहास में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों सदनों में सिर्फ महिला सदस्यों ने ही अपनी बात रखी और महिलाओं के मुद्दे उठाए। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज का पूरा दिन महिला केंद्रित मुद्दों को उठाने के लिए महिला सदस्यों के लिए आरक्षित था। आज प्रश्नकाल के खत्म होने के तुरंत बाद ही दोनों सदनों में महिला सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया। केवल महिलाओं के लिए आरक्षित आज के सत्र में चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल का ये प्रयास दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। उन्होंने महिला सदस्यों को भरोसा दिलाया कि जिन भी मुद्दों और समस्याओं को वो उठाएंगी, सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन्हें हल करने का प्रयास करेगी। महिला सदस्यों ने इस प्रयास के लिए सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि लोकतंत्र की वजह से आज पूरा एक दिन देश की आधी आबादी को समर्पित है। अपना दल की विधायक डॉक्टर सुरभि सिंह ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में आज के दिन को अपने जीवन का ऐतिहासिक पल बताया। आज का दिन भारत की राजनीति में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 22 सितंबर 2022। इसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज सुबह हम सभी को उत्साहवर्धन करते हुए ये बात कही कि जो भी माननीय महिला सदस्य अपने मुद्दे उठाएंगी उस पर विचार होगा और उस पर जरूर उस चीज का समाधान होगा अगर वो विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। आज नियमों में शिथिलता देते हुए सदन के संचालन का दायित्व भी महिला सदस्यों को ही सौंपा गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त दोहरी भूमिका वाली सतह से सतह पर मार करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए मैसर्स ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिसाइल की कुल कीमत लगभग 1,700 करोड़ रुपए है। दोहरी भूमिका वाली इस मिसाइल से भारतीय नौसेना के बेड़े की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
बीएपीएल भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। ये नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को उन्नत रेंज और भूमि के साथ साथ जहाज रोधी हमलों के लिए दोहरी भूमिका में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अनुबंध से स्वदेशी उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और गोला बारूद के देश में निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज नई दिल्ली में एक मस्जिद में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार भी उपस्थित थे। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि सरसंघचालक मोहन भागवत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से निरंतर संवाद करते रहते हैं और ये मुलाकात भी उसी क्रम का हिस्सा है। श्री भागवत दिल्ली के आजाद मार्केट के एक मदरसे में भी गए, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और मदरसों में बच्चों की पढ़ाई के बारे में जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में विमोचन किया जाएगा। पुस्तक के रूप में प्रकाशित इस संग्रह का शीर्षक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण। इस पुस्तक में नए भारत को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। पुस्तक में जन भागीदारी के माध्यम से नए भारत को लेकर जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाया गया है। पुस्तक में प्रधानमंत्री द्वारा मई 2019 से मई 2020 की अवधि में दिए गए 86 भाषणों को शामिल किया गया है। इन भाषणों को 10 विषयों में बांटा गया है। इन विषयों में आत्मनिर्भर भारत, अर्थव्यवस्था, जनता सर्वप्रथम शासन, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, उभरता भारत, विदेशी मामले, जय किसान, टेक इंडिया, नया भारत, हरित भारत, मजबूत भारत, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, कार्यकुशल भारत, सतत भारत, आधुनिक भारत, सांस्कृतिक विरासत और मन की बात शामिल हैं। पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है। ये देश भर में प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्रों और नई दिल्ली में सूचना भवन में पुस्तक दीर्घा में उपलब्ध होगी। पुस्तक को प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। इसे भारत कोश प्लेटफॉर्म से भी लिया जा सकता है। ई बुक के रूप में ये पुस्तक अमेज़न और गूगल प्ले पर भी उपलब्ध होगी। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के पहले सप्ताह में देश में 5G सेवा का शुभारंभ करेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि 2 साल के भीतर सरकार 5G सेवा को देश के एक बड़े हिस्से में ले जाने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक गांव डिजिटल सेवाओं का हकदार है और गांव देहातों में दूर दराज तक ये सेवा पहुंचाने में $30 अरब खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप विभिन्न मुद्दों पर बेहतर नीतियां तैयार करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों की मदद करेगा। इस सम्मेलन में 6 सत्र होंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन, परिवेश, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण, वन्यजीव प्रबंधन और प्लास्टिक तथा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। भारत ने कनाडा में खालिस्तान पर जनमत संग्रह का विरोध किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुवाहाटी में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं। रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त दोहरी भूमिका वाली सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान मानसून सत्र में आज इतिहास में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिल्ली में मस्जिद और मदरसे का दौरा किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम मोहम्मद इलियासी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से बिहार के 2 दिन के दौरे पर। और 2020 क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मैच कल नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह कल से बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे पूर्णिया और किशनगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड का भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद गृह मंत्री की ये पहली बिहार यात्रा है। श्री अमित शाह कल पूर्णिया की रंगभूमि मैदान में जनभावना रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि राज्य में बदलते चुनावी परिदृश्य के बीच श्री शाह का ये दौरा महत्वपूर्ण है। इस बार पूर्णिया में हो रहा है, खास जरूर है क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में बहुत तरह के चैलेंजेस भी हैं। सभी में इतना उत्साह है, प्रत्येक व्यक्ति में है कि माननीय गृह मंत्री जी का इस इलाके में आगमन और इस इलाके के लोगों से सीधे वार्तालाप, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस इलाके के जो भी समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, माननीय गृह मंत्री जी उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी लेंगे। हम तो 36 सीट पर कम से कम जीतेंगे, लेकिन जदयू का खाता बिहार में खुलेगा कि नहीं, इसमें भी उनकी शंका है। गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 24 सितंबर को वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच 2022 की बैठक कल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ऊर्जा, नवीन तथा अक्षय ऊर्जा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऊर्जा मंत्रियों के पर्यावरण शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में 30 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वो कल क्लीन टेक लीडर्स राउंड टेबल में भाग लेने के अलावा विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और प्रवासी भारतीयों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच भारत को प्रधानमंत्री मोदी की जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा दृष्टि को दुनिया के सामने पेश करने का अवसर प्रदान करता है। केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों से अगले महीनों में पराली बिल्कुल न जलाए जाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा प्रयास करने को कहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। श्री तोमर ने कहा कि इस काम के लिए इस वित्त वर्ष में राज्यों को 6 अरब रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों की मरम्मत के कारण मंगलवार तक प्रतिदिन 4 घंटे यातायात के लिए बंद रहेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मरम्मत कार्य के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सवेरे 3 बजे से 7 बजे तक यातायात रोक दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल से ये आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं। श्री मेहता ने अधिकारियों से राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने 25 अक्टूबर तक किसी भी उद्देश्य के लिए पड़ोसी राज्यों से गौवंशीय पशुओं को लाने और प्रदेश के जिलों में उनकी आवाजाही पर आज से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे संवाददाता के अनुसार जम्मू कश्मीर और देश के कुछ राज्यों के पशुओं में लंपी रोग फैलने के मद्देनजर सरकार ने ये आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर में 5 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। उल्हासनगर तहसीलदार राजस्व अधिकारी कोमल ठाकुर ने बताया कि मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव और राहत कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा की जानकारी हमें देता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए उन नीतियों की जानकारी लेकर आए हैं जिनसे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नया भारत हमारी बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन को सुगम बना रहा है। वर्ष 2014 से सरकार ने जीवन की सुगमता और व्यापार में सुगमता दोनों को बेहतर बनाने पर बल दिया है। नई पीढ़ी का बुनियादी ढांचा जीवन को सरल बना रहा है। वर्ष 2002 से 2014 तक मेट्रो निर्माण प्रतिवर्ष 20 किलोमीटर था, जो वर्ष 2014 से 2022 तक 63 किलोमीटर तक चला गया। डिजिटल पेमेंट से रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना दिया गया है। भीम जैसे पेमेंट ऐप ने छोटे दुकानदारों को फायदा दिया है। शहरी जीवन में देखा जाए तो अटल मिशन अमृत के अंतर्गत 118 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया और 97 लाख घरों में सीवर की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 87,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाओं से लोगों को 50 से 90% से अधिक की बचत हुई है। LPG कनेक्शन ने लीकेज और बिचौलियों को दूर किया है। इस योजना में 29 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए जीवन की सुगमता हासिल करना है। सरकार ने देश के सामान्य नागरिक की जिंदगी में होने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए रिफॉर्म का रास्ता चुना है। देश में टैक्स भरने की प्रक्रिया में बहुत सुधार आया है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अब महीनों इंतजार नहीं करना पड़ा। प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन और PF का पैसा निकालने के लिए पहले आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बिजली कनेक्शन लेना आसान हुआ है। रेलवे रिजर्वेशन कराना आसान हुआ है। जो पासपोर्ट पहले महीनों में मिलता था, अब 1 हफ्ते के भीतर मिल जाता है। ये ईज ऑफ लिविंग लाइफ नहीं है तो क्या? मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्व सत्यापन को बढ़ावा देने के बजाय राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन को समाप्त करने का निर्णय लिया, जो भारत के युवाओं में विश्वास को बढ़ाता है। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने अब तक 25,000 से अधिक अनुपालन कम किए हैं। बैंकों या अन्य संस्थानों से ऋण को आसान बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में एक मंच तैयार किया, जिसने MSME, गृह, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित विभिन्न प्रकार के क्रेडिट उत्पादों की पेशकश की। पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने पेंशन नीति के साथ साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का अर्थ है नागरिकों की अधिक भागीदारी, नवाचार, नवीनतम तकनीकों का उपयोग और पारदर्शिता। इसके अंतर्गत प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि आम जीवन को सुगम बनाने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी मैनुअल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और केंद्र और राज्य के एकीकरण से निर्देशित होगा। ये सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच बनाने में मदद करेगा और मानकीकरण और अतिव्यापी अनुपालनों को हटाने में मदद करेगा। This government aims to bring greater ease of living in the lives of its citizens.
Digital payments are gaining acceptance everywhere, including by the government. Use of technology is an effective way to ensure that. Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan was launched on 5th March 2019. The scheme aims at providing 3,000 rupees per month as pension on attaining the age of 60 crores of workers in unorganized and informal sectors for good quality of life and ease of living, maintaining a cleaner environment and ensuring sustainable energy use in absolutely vital. मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर और न्यूज ऑन AIR ऐप तथा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। केंद्र सरकार इस रबी के मौसम के लिए दलहन और तिलहन बीज मिनीकट के वितरण के माध्यम से इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उपाय कर रही है। सरकार रबी 2022-23 के लिए राज्यों में मानसून की कमी वाले क्षेत्रों को लक्षित करते हुए नियमित वितरण के अलावा बीजों के मिनी किट भी उपलब्ध करवा रही है। केंद्रीय मत्स्य उद्योग, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने आज गुजरात के मंगरोल कस्बे में सागर परिक्रमा यात्रा 2022 के दूसरे चरण को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों के उत्थान के लिए पीएम संपदा योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। मत्स्य क्षेत्र की विकास के लिए बजट में भी 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अंजुमन इंतजामिया समिति को सर्वेक्षण के दौरान बरामद वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की मांग पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया। कार्बन डेटिंग की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर तय की है। जिला न्यायाधीश AK विश्वेश ने अंजुमन इंतजामिया समिति की 8 सप्ताह का समय देने की मांग को खारिज कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। नागपुर 3 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी कर रहा है। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि पूर्व न्यायाधीश देश में ओलंपिक के भविष्य के लिए निष्पक्ष और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करेंगे। ईरान के राजदूत डॉक्टर अली चेगेनी ने आज दिल्ली में विदेश सचिव विनय क्वात्रा से विदाई भेंट की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। विदेश सचिव क्वात्रा ने ईरान के राजदूत को सफल कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में खालिस्तान पर जनमत संग्रह का विरोध किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुवाहाटी में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं। रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त दोहरी भूमिका वाली सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान मानसून सत्र में आज पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से बिहार के 2 दिन के दौरे पर। और 2020 क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मैच कल नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।